good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 8, soil. Right? So, in this chapter, we are going to study about the soil, what are the different types of soil, and various unknown things about the soil. Right? So, first of all, we will see the heading of the chapter. In this chapter, first of all, an introduction of soil is given to you. Then composition of soil, that how does the soil formed, about this some information is given to you here. Then texture of soil, formation of soil, soil profile, and erosion. So in this chapter, what do we mean by all these terms, and what we mean by all these terms? That all we are going to discuss in this chapter. Okay. So first of all, let us start with the introduction of the chapter. Students, you have to read along with me. Soil is the mixture of mineral, organic matter, gases, liquids, and countless organisms that together support life on earth. जो सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है बहुत सारी चीज़ों का. किन किन चीज़ों का? मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस, लिक्विड एंड काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, और जो कि सब मिलकर क्या करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं. राइट? वी नो दैट अर्थ पे जो लाइफ है वो प्लांट्स के कारण ही है, और प्लांट्स बेसिकली किसके कारण हैं? सॉइल के कारण. अगर सॉइल नहीं होता तो प्लांट्स भी नहीं होते. सो दैट इज़ वाई अर्थ पर लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सॉइल. और सॉइल किन किन चीज़ों से बनी है वो सब नेसेसरी हो जाते हैं अर्थ पर लाइफ के लिए. राइट? सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी नोन एज पेडोस्फेयर. सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जिसको कि क्या बोला जाता है? पेडोस्फेयर. एंड विच परफॉर्म 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. और जो सॉइल होती है वो बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कैरी करती है. फर्स्ट वन इज, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन, इट इज़ अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. सबसे पहला हमको पता है कि अगर सॉइल नहीं होती तो प्लांट की ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं थी. राइट? तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए. देन इट इज़ अ मीन ऑफ वाटर स्टोरेज. सॉइल जो है वो वाटर को स्टोर करने का भी काम करती है. सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन, इट इज़ अ मॉडिफायर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ पर एटमॉस्फेयर का मॉडिफायर भी कौन है? सॉइल है. मतलब अर्थ पे एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करने का काम, उसमें चेंजेस करने का काम भी कौन करती है? बेसिकली सॉइल करती है. सो इट इज़ अ हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है. मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ विच इन टर्न मॉडिफाई द सॉइल. और ये सारे ऑर्गेनिजम्स जब सॉइल में रहते हैं तो वो सॉइल को मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं. वी नो दैट सेवरल इंसेक्ट्स लिव इन द सॉइल. राइट? बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में बिल बनाकर रहते हैं. सो इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स. और ये सारे ऑर्गेनिजम्स जब सॉइल में रहते हैं तो वो सॉइल के हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. सॉइल इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्किन ऑफ द अर्थ. सॉइल को हम अर्थ की स्किन भी कह सकते हैं, दैट इट इज़ द स्किन ऑफ द अर्थ. एंड इंटरफेसेस विथ इट्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. और ये इंटरफेस करती है किन किन चीज़ों के साथ? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के साथ. सम कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड फेज. मतलब कुछ जो होते हैं वो सॉलिड फेज में होते हैं, लाइक मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, एज वेल एज अ पोरस फेज दैट होल्ड गैसेस एंड वाटर. और कुछ जो होते हैं वो पोरस फेज में होते हैं. सॉलिड फेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर.
और पोरस फेजेस में आ जाएगा गैसेस और वाटर, राइट। सो अकॉर्डिंगली सॉलिड्स आर ऑफन ट्रीटेड एज द थ्री स्टेट सिस्टम, और इसीलिए सॉइल्स आर ऑफन ट्रीटेड एज द थ्री स्टेट सिस्टम, इसीलिए हम सॉइल को थ्री स्टेट सिस्टम की तरह भी ट्रीट करते हैं, राइट, बिकॉज it can be found in the three states. Now, soil is the end product of the influence of the climate, relief, elevation, orientation, and slope of terrain, organisms, and parent material, original minerals interacting over time. जो सॉइल होती है वो एंड प्रोडक्ट होती है ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, रिलीफ, ऑर्गेनिजम्स एंड पेरेंट मटेरियल इंटरैक्टिंग ओवर टाइम। जब ये सारी चीज़ें बहुत समय तक एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तब जाकर सॉइल बनती है। सॉइल कंटिन्यूअली अंडरगोज डेवलपमेंट बाय वेज ऑफ न्यूमरस फिजिकल चेंज, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब सॉइल बनने से पहले उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं दैट आर फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो सॉइल बनने से पहले बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं दैट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, विच इंक्लूड्स वेदरिंग विथ एसोसिएटेड इरोजन, और वेदरिंग और एसोसिएटेड इरोजन भी उन प्रोसेसेस का एक पार्ट होते हैं। Most soils have a density between 1 and 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं, ओके। सो ज़्यादातर जो सॉइल होती है उनकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 या 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिटिल ऑफ सॉइल ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज ओल्डर देन द प्लेस्टोसीन एंड नन इज ओल्डर देन सिनोजोइक। लिटिल ऑफ सॉइल ऑन प्लैनेट अर्थ इज ओल्डर देन, अर्थ पर बहुत कम ऐसी सॉइल है जो प्लेस्टोसीन से पुरानी है, और ऐसी कोई भी सॉइल नहीं है जो कि सेनोजोइक से पुरानी हो। ऑल्दो ये जो हैं ये दोनों सॉइल्स के नाम हैं, ओके, सो वी हैव टू लर्न इट एज इट इज। ऑल्दो फॉसिलाइज्ड सॉइल्स आर प्रिजर्व्ड फ्रॉम एज फार बैक एज द आर्कन। जो फॉसिलाइज्ड सॉइल है वो बहुत समय से प्रिजर्व की गई है। हमने पढ़े हैं फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल सॉइल्स आर दो सॉइल्स जिसमें बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल से जो बना है उसको हम बोलते हैं फॉसिल सॉइल। और जब वो फॉसिल फ्यूल की हम बात कर रहे हैं या फॉसिल सॉइल की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत समय पुराने सॉइल की बात की जा रही है। सो जो फॉसिल सॉइल है उसको बहुत समय से प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर फार बैक एज आर्कियन, राइट। सो सॉइल साइंसेस हैव टू बेसिक ब्रांचेस ऑफ स्टडी। अगर हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसकी बेसिकली दो ब्रांचेस हैं। सॉइल की स्टडी की बेसिकली दो ब्रांचेस हैं, एडाफोलॉजी एंड पेडोलॉजी, राइट। सो एडाफोलॉजी एंड पेडोलॉजी आर द टू ब्रांचेस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल साइंस। अब पेडोलॉजी का मतलब और एडाफोलॉजी का मतलब क्या, और दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, दिस थिंग वी विल सी। पेडोलॉजी इज फोकस्ड ऑन the formation, description and classification of soils in their natural environment। जो पैडोलॉजी होती है वो बेसिकली किन चीज़ों पर फोकस करती है, इट फोकस ऑन द फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन नेचुरल इन्वायरमेंट। सॉइल किस तरीके से बनी है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन कि उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसा उसका टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें, और उसका क्लासिफिकेशन कि वो किस तरह की कैटेगरी की सॉइल है। इन सब चीज़ों पर जो साइंस डील करता है उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी। वेयर एज एडाफोलॉजी इज कंसर्न्ड
विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल्स ऑन ऑर्गेनिजम्स। और एडाफोलॉजी सॉइल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इस चीज़ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस देते हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखते हैं कि सॉइल का क्या इन्फ्लुएंस है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे सॉइल का क्या इन्फ्लुएंस है, इस चीज़ की जब हम बात करते हैं तो इट कम्स अंडर एडाफोलॉजी। In engineering terms, soils is referred to as regolith or loose rock material that lies above the solid geology. इंजीनियरिंग टर्म्स की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग टर्म्स में अगर हम बोलें, सो सॉइल इज रेफर्ड एज रेगोलिथ और लूज रॉक मटेरियल दैट लाइज अबोव द सॉलिड जियोलॉजी। सॉलिड जियोलॉजी के ऊपर अगर एक लूज रॉक तरह का सब्सटेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे इंजीनियरिंग की टर्म्स में, राइट। सो सॉलिड जियोलॉजी के ऊपर अगर लूज रॉक मटेरियल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। सॉइल इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अर्थ और डर्ट। सॉइल को हम जनरली अर्थ से भी रेफर कर सकते हैं बिकॉज अर्थ पे मैक्सिमम जगह पे सॉइल प्रेजेंट है, राइट। या इसको हम डर्ट भी बोलते हैं, मिट्टी भी बोल सकते हैं। टेक्निकली द टर्म डर्ट should be restricted to displaced soil. एक्चुअली डर्ट का मतलब सॉइल नहीं होना चाहिए और डर्ट is not the correct word to replace the soil, but maximum people use the term dirt in place of soil, जबकि soil और dirt दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, right? So as soil resources serve as a basis for food security, the international community advocates for its sustainable and responsible use through different type of soil governance. As soil resources serve as the basis for soil security, जो soil resources होते हैं that are the basis of soil security, सॉइल के अंदर जो सॉइल एज अ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज सॉइल गिव्स अस सो मैनी थिंग्स। द इंटरनेशनल कम्युनिटी एडवोकेट्स फॉर इज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल गवर्नेंस। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक्चुअली काफ़ी सारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं जो हमको ये बताती हैं कि सॉइल को हमको सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना चाहिए, राइट। उनका मिसयूज़ ना हो, उनके न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, उनमें मिनरल्स का लॉस ना हो, हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सॉइल को एक इफ़ेक्टिव मैनर में हमको यूज़ करना चाहिए। इस पर काफ़ी सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ बनी हैं कि जो हमको सॉइल के गवर्नेंस के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से सॉइल का यूज़ किया जाना चाहिए, राइट। It is the topmost layer of Earth's crust on which all the plants grow. ये अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है, अर्थ क्रस्ट की टॉप मोस्ट लेयर होती है जिस पर सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। ये बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करती है, एज वी हैव डिस्कस्ड। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो सॉइल के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, राइट, दैट लिव्स ऑन इट और इन इट। ऑल द लैंड ऑफ द अर्थ इज़ नॉट कवर्ड विथ सॉइल। ऑल द लैंड ऑफ द अर्थ इज़ नॉट कवर्ड विथ सॉइल। अर्थ का सारा पार्ट सॉइल से कवर नहीं होता है, कुछ पार्ट जो है वो सॉइल के बिना भी रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा पार्ट जहाँ पर रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पर सॉइल नहीं होगा, राइट, या जो सॉइल होता है वो नीचे होता है जो हमको नहीं दिखता है। द लार्ज एरिया ऑफ द आर्कटिक रीजन, एक्चुअली कुछ एरिया है जो डेजर्ट से कवर्ड है, कुछ एरिया है जहाँ पे स्नो है, राइट, जो बहुत जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहाँ ऑल ओवर द प्लेसेस हमको स्नो ही देखने को मिलता है। तो ऐसी जगहों पर सॉइल प्रेजेंट नहीं होता है, वेदर इट बी डेजर्ट और द स्नोई रीजन। So a large area of Arctic region, snow-covered mountains have no soil for plants to grow. और वहाँ पर
सॉइल नहीं होता है ताकि वहाँ पे इजीली प्लांट्स उग जाएं। हमको पता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, और सिंस वहाँ पे सॉइल ही नहीं है इसलिए वहाँ पे प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट। इन दिस यूनिट वी शैल लर्न द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इस यूनिट में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कैसे सॉइल बनती है। कंपैरिजन ऑफ सॉइल एंड यूजेस ऑफ सॉइल। हम सॉइल्स का कंपैरिजन देखेंगे, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग सॉइल्स टाइप्स की जो सॉइल होती है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी। और सॉइल के यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल हमारे लिए यूज़फुल है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके लिए सॉइल हमको यूज़ में आती हैं, राइट। सो नाउ we are going to start with our next topic, that is the formation of soil. Soil basically बनती कैसे है, this thing we are going to discuss here. At beginning of Earth's crust was made up of the thick layers of rock. आपको पता है हमारे अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो स्टार्टिंग में जब अर्थ बनी ही थी उस समय अर्थ का जो क्रस्ट था वो बहुत सारी लेयर्स ऑफ रॉक से मिलकर बना था। मतलब वहाँ पे सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स थे, पत्थर ही पत्थर थे। सन हीट्स दीज रॉक्स एंड द रेन कूल्स डाउन देम। सन जो है वो इन रॉक्स को हीट करता है और रेन जो है वो इन रॉक्स को कूल डाउन करती है, राइट। और ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक्स द रॉक। और जब कंटिन्यूअसली आप उसको हीट करके कूल करते हो, देन अगेन हीट करके कूल करते हो, सो कंटिन्यूअसली जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो एक पॉइंट पे जो रॉक है वो क्रैक हो जाता है। When it rains over the cracked rock, the rain water can get its place in between the cracks of the rocks. और जब ये स्टोन्स, ये जो रॉक्स हैं वो क्रैक हो जाते हैं तो उन क्रैक्स के बीच में पानी भर जाता है, और जो पानी है वो वहाँ उन क्रैक्स में डिपॉजिट हो जाता है इजीली, और वहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसको वो रिप्लेस कर देता है, राइट। एट द सीजन ऑफ विंटर वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। और विंटर सीजन के समय ये जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आइस क्रैक्स में है, आइस इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एक्सपांड एंड कॉज द रॉक टू ब्रेक इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस, राइट। तो विंटर सीजन के समय जब ये वाटर जो है वो आइस बन जाता है तो आइस इन रॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसके कारण ये रॉक्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, राइट। हमने क्या देखा, जब हमने एक स्टोन को कंटिन्यूअसली हीट किया, फिर कूल किया, फिर अगेन हीट किया, कूल किया, तो उसमें क्रैक्स बन गए। अब क्रैक्स के अंदर पानी भरा गया, और विंटर के समय जब वो पानी आइस में कन्वर्ट होता है तो वो स्टोन पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसके कारण जो रॉक है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस। रॉक्स कंटेन some minerals or chemical substances which are oxidized by the oxygen present in the air. जो रॉक्स हैं उनमें कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय द ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर। हमको पता है एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके कारण जो रॉक्स हैं उनके मिनरल्स और केमिकल सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। द ऑक्सीडाइज मिनरल्स क्रम्बल ईजीली। और जो ऑक्सीडाइज मिनरल्स होते हैं वो ईजिली क्रम्बल हो जाते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कैरीड बाय एयर और बाय रनिंग वाटर। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको वो एयर और रनिंग वाटर के साथ साथ मूव करते हैं easily. Sometimes the roots of the plant enter the cracks of the rocks and to grow they need space and hence break up the rocks. और कुछ कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि प्लांट्स की जो रूट हैं वो इन क्रैक्स में एंटर कर जाती हैं ऑफ द रॉक। टू ग्रो दे नीड स्पेस एंड हैंस ब्रेक अप द रॉक।
और जब वो इन रॉक्स में एंटर कर जाती है तो उनको ग्रोथ के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, और वो स्पेस कैसे बनाती हैं? रॉक्स को ब्रेक करके, राइट। तो जब उनको ग्रोथ के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस स्टोन को ब्रेक कर देती हैं और फिर उनको इनफ जगह मिल जाती है टू ग्रो, राइट। द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ द रॉक। कुछ प्लांट्स की रूट्स से एसिड बनाया जाता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एसिड इम्पॉर्टेंट होता है रॉक्स को ब्रेक करने के लिए। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक में हेल्पफुल रहते हैं। वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस सच एज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन ब्रेक डाउन रॉक्स, और बहुत सारी ऐसी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, जो कि रॉक को ब्रेक डाउन कर देती हैं, मतलब कि रॉक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो हम अभी इन 3 पैराग्राफ्स में देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरह से रॉक्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, राइट। So, the breaking down of rock into the smaller pieces by natural factors like wind, waves, glaciers, and rain is known as weathering of rocks. तो हम देख सकते हैं कि जो रॉक्स का जो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पीसेस बाय नेचुरल फैक्टर्स, चाहे वो विंड हो, वेव्स हो, ग्लेशियर हो, रेन हो, इन सब के कारण रॉक का जो ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, राइट। सो जब एक बड़ा स्टोन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, देन दिस इज कॉल्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक। दस soil formation begins with the breakdown of rocks and other materials into small pieces at the surface of the earth. तो जो सॉइल फॉर्म और जैसे ही ये रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है तो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो बिगिन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, एंड अदर मटेरियल्स इनटू द स्मॉलर पीसेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और द नाउ द फैक्टर्स ड्यू टू विच वेदरिंग इज पॉसिबल इज टर्म्ड एज एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। वो फैक्टर्स जिनके कारण वेदरिंग पॉसिबल होती है उसको बोला जाता है एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, राइट। ऐसे फैक्टर्स जिनके कारण वेदरिंग पॉसिबल होती है उनको बोलते हैं फैक्टर्स, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। और एजेंट्स ऑफ वेदरिंग क्या क्या होते हैं? वाटर, एयर, विंड, प्लांट, रेन आर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सब क्या हैं? वेदरिंग के एजेंट्स हैं, बिकॉज इनके कारण वेदरिंग ऑफ सॉइल हो रही है, राइट। नाउ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द रॉक्स अंडरगो वेरियस स्टेजेस ऑफ कोरोजन, ऑफ डीकम्पोजिशन बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस। और जो स्मॉलर पार्ट्स ऑफ रॉक है अंडरगोज वेरियस स्टेजेस ऑफ कोरोजन, और इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कोरोजन की या डीकम्पोजिशन की by several natural processes. Or and what are these natural processes? It is reduction, oxidation, hydration and hydrolysis etc. तो ये सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनके कारण एक रॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू वेरियस स्टेजेस, राइट। सो दैट इज हाउ जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है जब वेरियस फैक्टर्स के कारण एक बिग रॉक स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ से सॉइल फॉर्मेशन होता है, राइट। So that's all for today's class, students. The further topics we are going to study in the next lectures. Thank you.